नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में एक बहुत ही मजबूत स्तंभ है आत्मनिर्भर भारत अभियान। लेकिन भारत वाकई आत्मनिर्भर तब तक नहीं बन सकता जब तक देश के किसान, देश के युवा और देश के हर वर्ग तक विकसित भारत के इस संकल्प को पहुंचाया न जाए। किसान कैसे आत्मनिर्भर बने, इस लक्ष्य को लेकर के जो सबसे आगे चल रहे हैं वो इस वक्त हमारे साथ हैं माननीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री केंद्र सरकार में श्री शिवराज सिंह चौहान जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर वक्त निकालने के लिए। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है दूरदर्शन के नेटवर्क पर। और 11 अक्टूबर का दिन बहुत ही ऐतिहासिक होने जा रहा है किसानों के लिए, किसान कल्याण के लिए, जिसमें दो प्रमुख योजनाएं जिनका बार बार आपने जिक्र किया, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और आत्मनिर्भर दलहन मिशन। तो सबसे पहले तो हम प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना से ही शुरुआत करना चाहते हैं कि ये योजना क्या है और क्यों इसकी जरूरत महसूस हुई। आत्मनिर्भरता हमारा मूल मंत्र है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है आज के युग में हम दूसरों पर निर्भर नहीं रह सकते, और विशेषकर खाद्यान्न जैसे मामले में 140 करोड़ का हमारा देश, उनकी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है। और वो तब होगी जब किसानों की भी आय बढ़ेगी। 40% आबादी सीधे कृषि से अपनी आजीविका प्राप्त करती है। तो किसान कल्याण मोदी सरकार का संकल्प है, और हमको खाद्यान्न उपलब्ध कराना है, वो भी पोषण युक्त। अब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज गेहूं के भंडार हमने भर दिए, चावल भरपूर है, एक्सपोर्ट भी हम कर रहे हैं। लेकिन जब आत्मनिर्भरता की बात आती है तो दो चीजें आती है। उत्पादन की बात भी आती है तो दो चीजें आती है। आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए उत्पादन बढ़ाना है, उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम देना है, नुकसान हो जाए तो किसान को भरपाई करना है। और कृषि का विविधीकरण एक और विषय है। कुछ जिले हमारे ऐसे हैं जिनकी उत्पादकता अगर हम देखें तो बाकी देश के जिलों से काफी कम है। राज्यों में भी अंतर है। पश्चिम भारत के राज्य देखेंगे और पूर्वी भारत के राज्य देखेंगे तो आपको अंतर दिखाई देगा। अंतर दिखाई देगा पर हेक्टर उत्पादकता में। अच्छा, राज्यों में भी कई जिले ऐसे हैं, एक जिले में अच्छा पैदा हो रहा है, दूसरे जिले में उतना नहीं हो रहा। तो हमको अगर आगे बढ़ना है तो सब किसानों के लिए उत्पादकता बढ़ानी पड़ेगी, सब क्षेत्रों के लिए उत्पादकता बढ़ानी पड़ेगी। और इसलिए ये तय किया कि जो कृषि उत्पादकता में सबसे पिछड़े जिले हैं उनको हम नेशनल एवरेज तक, राज्यों के एवरेज तक हम कैसे ले जाएं। और इसलिए प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से बनी प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। हमने 100 जिले चिन्हित किए, इनमें हर राज्य शामिल है लगभग। और उन 100 जिलों में चुनने का आधार था कम उत्पादकता। अगर इन 100 जिलों में हम उत्पादकता बढ़ा देते हैं, ओवरऑल देश का उत्पादन बढ़ जाएगा। उन 100 जिले के किसान उत्पादकता बढ़ने के बाद अपनी खेती में ज्यादा लाभ प्राप्त करेंगे। इसलिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का हमारा लक्ष्य है कि वो जिले जो सबसे पीछे है, सबसे नीचे है, वहां हम कई प्रयत्न करके कृषि की उत्पादकता को बढ़ा दें। जैसे वहां अच्छे बीज उपलब्ध है कि नहीं, सिंचाई की न्यूनतम व्यवस्था है कि नहीं पानी की, अच्छी कृषि पद्धतियां, आधुनिक टेक्नोलॉजी वहां इस्तेमाल हो रही है कि नहीं हो रही, नहीं हो रही तो करना है। किसान को ट्रेनिंग देना है, प्रशिक्षण भी उसका करना है। और
उसके पास पैसा है कि नहीं, किसान क्रेडिट कार्ड या बाकी योजनाओं का लाभ ले रहा है कि नहीं ले रहा है। क्योंकि इन जिलों में ऋण भी, जो कृषि ऋण है, जो बहुत कम ब्याज पे मिलता है, कई जगह तो राज्य अगर उसमें अपनी तरफ से कुछ टॉप अप कर देता तो 0% पे मिलता है। अच्छे उत्पादन के लिए जरूरी कि पहले पैसा कुछ लगाया जाए। तो वहाँ ऋण की भी उपलब्धता को हम कैसे किसानों के लिए बढ़ाएं, और इसलिए पीएम धन धान्य कृषि योजना बनाई गई। इसमें कई योजनाओं का कन्वर्जेंस, 11 विभाग की 36 योजनाएं। मान लीजिए पानी की व्यवस्था करनी है तो रूरल डेवलपमेंट की हमारी योजना है मनरेगा। मनरेगा से जल संरचनाएं बना दें। हमने तय कर दिया मनरेगा में जो वो जिले जहाँ पानी जमीन में बहुत नीचे है, उन जिलों में 65% पैसा मनरेगा का केवल पानी के लिए खर्चा करेंगे, जल संरक्षण के लिए खर्च करेंगे। तो ऐसी कई योजनाओं का कन्वर्जेंस करके हम वहाँ पानी की व्यवस्था, अच्छे बीजों की व्यवस्था, अच्छी कृषि पद्धतियों की व्यवस्था, हमारे वैज्ञानिक जाएंगे। हर जिले के लिए साइंटिस्ट तय हो रहे हैं, केवीके और ये वैज्ञानिक राज्य सरकार के कृषि अमले के साथ, केंद्र सरकार के कृषि विभाग के अमले के साथ मिलकर वहाँ पूरा जिले का प्लान तैयार करेंगे। एक राष्ट्रीय समिति होगी, एक प्रदेश की समिति होगी, लेकिन एक जिले की समिति होगी जो कलेक्टर की अध्यक्षता में होगी। वो उस जिले में कृषि की उत्पादकता कैसे बढ़े उसका प्लान तैयार करेगी वैज्ञानिक तरीके से। कई बार ऐसा होता है कृषि विभाग के कई पद ही खाली पड़े हुए हैं, अमला ही नहीं है, तो वो सारे पद भरे जाएंगे। कोई यंग और डायनेमिक अफसर रहे जो इन सब चीज़ों को नीचे देखे, वो भी तय किए जाएंगे। और इस माध्यम से हम कृषि की उत्पादकता पर हेक्टर या पर एकड़ बढ़ा के वहाँ के किसान को भी समृद्ध बनाएंगे, ओवरऑल देश का उत्पादन बढ़ाएंगे और ये जिले नेशनल एवरेज तक आ पाएंगे। माननीय मंत्री जी, मुझे याद आ रहा है कि नीति आयोग ने आकांक्षी जिलों की जो परिकल्पना की थी, कुछ इसी तर्ज पर आपने 100 जिलों का चयन किया है, जिसमें आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को प्रारंभ करेंगे और 24,000 करोड़ रुपए सालाना हर साल इसमें खर्च करने का प्रावधान है, या 6 सालों की अवधि में? 6 सालों के लिए अलग अलग योजनाओं के कन्वर्जेंस से किया जाएगा। देखिए, मैं मानता हूँ कि पैसा विषय नहीं है, विषय है हमारा कमिटमेंट। योजनाएं आज भी हैं, बिल्कुल, और फ्रेगमेंटेड हैं, अलग 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 टूटी हुई हैं, उनको हम एक जगह फोकस कर देंगे। ये बिल्कुल सही कहा आपने। अब हम आते हैं ये जो दलहन का मिशन है उसमें आत्मनिर्भर बनना। हालांकि ये मिशन मोड में इस पूरे योजना को आप क्यों चलाने जा रहे हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है दलहन पे इतना फोकस करना, और उससे किसानों को क्या फायदा होगा? एक तो दलहन हमारी जरूरत है। जैसे जैसे समृद्धि बढ़ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से एनडीए की सरकार चली है, समृद्धि बढ़ी है देश में। उसके कारण क्रय शक्ति, खरीदने की क्षमता बढ़ी है। शहरी क्षेत्र में भी बढ़ी है, ग्रामीण क्षेत्र में भी बढ़ी है। कई सर्वे के निष्कर्ष ये सिद्ध करते हैं कि अब ज्यादा पैसा लोग अच्छे भोजन पे खर्च करना चाहते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, कपड़े, हेल्थ कॉन्शियसनेस भी है, इसलिए प्रोटीन चाहिए तो दाल तो खाओ। तो दलहनों की खपत बढ़ गई। और आज के युग में हम दुनिया के किसी दूसरे देश पर निर्भर रहे, ये ठीक नहीं है देश के लिए। खपत बढ़ने के कारण, मांग बढ़ने के कारण दालों की कमी है। जितना हम पैदा करते हैं, हालांकि भारत सबसे बड़ा उत्पादक है दालों का, सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है, कंज्यूमर भी है, और सबसे बड़ा आयातक भी है, इंपोर्टर भी है। हमने तय किया कि दालों की जरूरत है, आज हमको मंगानी पड़ती है विदेश से, कल हमारा देश आत्मनिर्भर हो जाए 30-31 तक। इसके लिए दलहन मिशन बना है। और दलहन मिशन का जो मूल है, दलहन कम क्यों लगाते हैं किसान? एक पर हेक्टर उत्पादकता कम है। गेहूं की, चावल की उत्पादकता आप देखेंगे तो पर हेक्टर गेहूं की उत्पादकता पहुंच जाती है 45-50
कुंटल। धान की तो 1 एकड़ में 35 कुंटल पैदा हो जाती है। इन दालों की उत्पादकता कम है, 8 साढ़े 8 कुंटल पर हेक्टर एवरेज है। तो हमको सबसे पहले अच्छे बीज बनाने होंगे, हाइब्रिड बीज, ज़्यादा उत्पादन देने वाले बीज, उसके लिए इसमें प्रावधान है। और हम इसको भारत में ही बनाएंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की टीम हमारी वो जुट गई है नई किस्में बनाने के लिए। वो किस्में भी हम किसानों के पास तक ले जाएंगे। राज्य सरकार के बीज विकास निगम के माध्यम से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज भी बीज उत्पादित करेगी, केवीके भी बीज उत्पादित करेंगे। अभी किसान कई बार रखा हुआ बहुत दिनों का बीज इस्तेमाल करता है, तो उसके कारण भी उत्पादन नहीं होगा। तो हम अच्छे बीज किसानों तक पहुंचाएंगे। उसके लिए मिनी किट्स का वितरण भी करेंगे, निःशुल्क बीज भी किसानों को देने का काम किया जाएगा। इस मिशन के अंतर्गत हम लोगों ने ये तय किया है कि 126 लाख कुंटल प्रमाणित बीज किसान को हम उपलब्ध कराएंगे और 88 लाख निःशुल्क किट भी देंगे किसानों को। बीज का दलहन के अलग बीज के किट, अच्छा, अलग अलग दलहन के क्लस्टर बनाए जा रहे हैं। तो एक साल इस क्लस्टर में देंगे, एक बार जिनको दे दिया उसके पास फिर वो बीज से बीज बन जाएगा, उसको जरूरत है अगली बार दूसरे क्लस्टर में देंगे। तो ये अच्छे बीज हम उपलब्ध कराने का काम करेंगे किसान को। फिर एक किसान को सुनिश्चित आय चाहिए। अगर दूसरी फसल में आय दिखेगी तो वो लगाएगा, वो स्वाभाविक तौर पर। तो हमने तय किया कि तुअर, मसूर, उड़द ये पूरी की पूरी खरीदेंगे। किसान जितनी पैदा करेगा खरीदेंगे, सरकार खरीदेगी एमएसपी पर, एमएसपी पर, ताकि एक निश्चित दाम की गारंटी किसान को हो जाए। हम तीसरी चीज भी करने वाले हैं कि जहां दाल हो रही है वहीं प्रोसेसिंग की यूनिट क्यों ना हो। तुअर हुई, मसूर हुई, उड़द हुई, किसान को ज्यादा दूर ले जाने की जरूरत नहीं, पास में ही दाल के मिल हो, छोटे छोटे दाल की मिल है, हाँ दाल बनी और चली गई, किसान को भी ठीक दाम मिलेगा। तो ऐसी 1000 प्रोसेसिंग यूनिट्स हम इस मिशन के अंतर्गत लगाने वाले। इसमें 25 लाख रुपए तक की सब्सिडी देंगे, लगाएगा प्राइवेट सेक्टर। और ये हर राज्य में होंगी? हाँ, हर राज्य में होंगी। हाँ। जहां दाल पैदा होगी, विशेषकर दाल के इलाके में ही करेंगे हम। ठीक। तो 25 लाख रुपए तक की सब्सिडी उस पर भी देंगे। कैसे कृषि यंत्रों की जरूरत है उसकी आपूर्ति, किसान की ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, उसकी व्यवस्था। तो जितनी जरूरी चीजें हैं वो सब हमने करने का फैसला किया। और अच्छे बीजों के लिए अनुसंधान के लिए व्यवस्था है कि आज जो अच्छे है वो तो है ही, कल और अच्छे बीज आए। तो उसके लिए रिसर्च, उसकी टीम भी हमारी लगी हुई है। टेक्नोलॉजी नए ढंग की आए, मैकेनाइजेशन ऐसा हो, मशीन ऐसी हो कि जिसमें दिक्कत ना हो, और बीज रोग प्रतिरोधक क्षमता हो उसमें। कई बार दलहन के बीज फसलों में कीट बहुत लग जाते हैं, तरह तरह की बीमारियां आ जाती है। तो उस तरह के ये बीज हो, और व्यापक पैमाने पर स्टेक होल्डर्स से कंसल्टेशन करके हम इस मिशन को लॉन्च करने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी सौभाग्य है कि वो स्वयं इसको लॉन्च करें। सर, आपने विकसित कृषि संकल्प अभियान भी चलाया, विकसित भारत को ही ध्यान में रखते हुए। वो क्या योजना है और क्या अब नए रूप में उसको लेकर के आ रहे हैं? क्योंकि कुछ समय के लिए तो आपने वैज्ञानिकों को जोड़ा किसानों के साथ में, लेकिन इसको आप कैसे एक रेगुलर फीचर बनाएं जिससे कि जो बीज की दूरी है वो कम हो पाए? क्या था कि लैब टू लैंड, लैब और लैंड को जोड़ना बहुत जरूरी है। जी। वैज्ञानिक लैब में रिसर्च करता है और किसान खेत में खेती करता है। वैज्ञानिक की रिसर्च रियल टाइम में किसान तक पहुंच नहीं पाते। तो इसका प्रयास था लैब टू लैंड जोड़ना। इसलिए विकसित कृषि संकल्प अभियान चला के हमने वैज्ञानिकों को गांव में भेजा। लगभग 60,000 गांव में, 60,800 गांव में वैज्ञानिक गए, और आसपास के गांव के लोग भी वहां आए, और वो अभियान बहुत सफल हुआ। किसानों ने भी बहुत सराहना की, वैज्ञानिक भी सीखे, और कई चीजें उससे निकल के आई। जैसे अलग अलग चीज रिसर्च काय में होना चाहिए, वो विषय निकले। जरूरत किसान की जमीन पर क्या है, किसान ने भी कई इनोवेशन किया थे, वो भी वैज्ञानिकों को पता चले। अभी हमने ये तय किया है कि ये क्रम लगातार जारी रहना चाहिए, लेकिन इस बार हमने तय किया
कि जब दो इतने बड़े मिशन लॉन्च हो रहे हैं तो फोकस उनको करें। तो ये वैज्ञानिकों की टीम दलहन मिशन में भी लगेगी और धन धान्य कृषि योजना में भी, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में भी लगेगी। अब जैसे वैज्ञानिक जाएंगे और किसान को बताएंगे कि तुमने धान काट लिया, अब जमीन खाली रह गई, तो कई जगह वो जमीन खाली पड़ी रहती है एक फसल के बाद, खाली मत रखो, इसमें दलहन लगाई जा सकती है। दलहन लगाने के लिए बीजों का व्यवस्था हम करेंगे और उसमें वो फिर दलहन की खेती, एरिया ऐसे ही बढ़ेगा दलहन का कि राइस फैलो इलाके में जहाँ धान होती है काट के दलहन लगाओ तो एरिया अपने आप बढ़ जाएगा। वैज्ञानिक बताएंगे कि इंटर क्रॉपिंग भी करो। आपने सोयाबीन लगाया, उसके साथ तुअर लगा दो, सोयाबीन कट जाएगा, तुअर चूंकि लंबे समय के बाद आती तो बाद में तुअर की फसल बनी रहेगी। इंटर क्रॉपिंग के लिए और भी कई किस्में हैं, तो दलहन भी इंटर क्रॉपिंग में की जा सकती है। इससे उत्पादन बढ़ेगा, एक फसल आ गई दूसरी फिर खड़ी हुई उसके साथ। तो वैज्ञानिक ही ये बताएंगे। तो हमने तय किया है कि इस बार स्वरूप अलग होगा। दलहन मिशन में भी वैज्ञानिकों की टीम जाएगी और प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में भी वैज्ञानिकों की टीम किसानों को जो उनके पास रिसर्च शोध और ज्ञान है वो शेयर करेगी और किसानों के साथ काम करेगी। माननीय मंत्री जी, किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए दो योजनाएं मुझे ध्यान में आती हैं जो प्रधानमंत्री ने फोकस किया, बहुत सारे बजट में भी उसका प्रावधान किया गया। एक तो है जो प्राकृतिक खेती, जिसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं, उसकी स्थिति थोड़ा सा बताएं, उसके सर्टिफिकेशन को लेकर के क्या कुछ है, हम लोग कहाँ तक पहुँचे हैं, कैसे करेंगे। और एक दूसरा जो बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है आपकी, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO, उसको भी लेकर के अब क्या सरकार सोच रही है, कैसे उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाए, मजबूती कैसे दी जाए? दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो प्राकृतिक खेती आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए और धरती माता का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। अनियंत्रित और अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के प्रयोग से जी जी सॉइल का हेल्थ भी बिगड़ रही, धरती माता की मिट्टी का भी स्वास्थ्य खराब हो रहा है और लंबे समय तक ये स्थिति रही तो धरती ऊसर और बंजर होने का खतरा पैदा हो जाएगा। दूसरा संकट यह है कि केमिकल फर्टिलाइजर का अगर संतुलित उपयोग नहीं करते, पेस्टिसाइड जैसी चीजों का ज्यादा उपयोग करते हैं तो भी नुकसान ज्यादा, वो मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। तो धरती आने वाली पीढ़ियों को भी खाद्यान्न उत्पादित करके देती रहे, इसके लिए जरूरी है प्राकृतिक खेती। प्राकृतिक खेती में बाहर से कोई चीज नहीं डालते, केमिकल फर्टिलाइजर खाद, प्राकृतिक रूप से जो चीजें होती उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। मुझे कहते हुए खुशी है कि अब तक 16 लाख से ज़्यादा किसानों ने इसके लिए आपको रजिस्टर करवाया है। 6 लाख से ज़्यादा हेक्टर खेती में प्राकृतिक खेती करने का संकल्प लिया है। और खुशी की बात यह है कि 1.5 लाख किसानों ने जो प्राकृतिक खेती करके उत्पादन किया उसका सर्टिफिकेशन के लिए, प्रमाणन के लिए अपने आप को रजिस्टर कराया कि हमारा उत्पाद तो आप प्रमाणित करो, ये देख लो बिल्कुल इसमें कोई केमिकल फर्टिलाइजर नहीं है। नहीं, जो ये सिद्ध करता है कि केमिकल फर्टिलाइजर के बिना बाकी बीजामृत, घनजीवामृत, गोमूत्र और बाकी चीज़ों का, बेसन, छाछ, दही, इनका इस्तेमाल करके नीमास्त्र, ये उत्पादन सुरक्षित रखा जा सकता है और अच्छा किया जा सकता है। उसको बढ़ावा देने की योजना बनी है। उसके लिए 10,000 बायो रिसोर्स सेंटर खोले जा रहे हैं ताकि बनी बनाई ये चीज़ें उपलब्ध रहे, हर एक बना नहीं पाता। किसान को अलग अलग उपकरणों के लिए 4,000 रुपये प्रति हेक्टर की दर से सहायता देने का भी प्रावधान किया गया है और उनकी ट्रेनिंग भी की जा रही है और कई किसान सफलतापूर्वक कर रहे हैं। दूसरी बात आपने बताई FPO की। हमारे यहाँ किसान छोटे छोटे हैं, दूसरे देशों में दुनिया के, अमेरिका हो गया, ब्राज़ील हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, 15-15 हज़ार हेक्टर के फार्म हाउस। हमारे यहाँ 2 एकड़, 2.5 एकड़, 1 एकड़, 1.5 एकड़। अब ऐसा किसान इंडिविजुअल अगर खेती करता है तो उसके पास उतनी आदान के लिए भी पैसा नहीं होता। अब अकेले को ज़्यादा खरीद के लाना, महंगा खरीद के लाना पड़ता है।
उत्पादन भी इतना नहीं होता कि वो अच्छे रेट पे बार्गेनिंग कर सके, मंडी में बैठ जाए। और फिर प्रोसेसिंग का तो वो सोच ही नहीं सकता। इसलिए एफपीओ बनाने का प्रावधान प्रधानमंत्री जी ने किया कि फार्मर्स का, किसानों का एक उत्पादक संगठन बनाया जाएगा। अब एक नहीं कई किसान जुड़ गए, तो उनको खाद, बीज, बाकी चीजें खरीदनी तो इकट्ठे मिलकर खरीद के ले आए। अगर उन्हें कोई फल, सब्जी और दूसरी चीज पैदा की, बेचने जाना, तो बड़ी क्वांटिटी उनके पास हो गई, तो सॉर्टिंग वगैरह करके बाजार में बेचने चले गए। फिर कई एफपीओ प्रोसेसिंग के काम में लग गए। बहुत सारे इनोवेशंस देखने को मिल रहे हैं उनके अलग साथ। अलग कई चीजें बनाई, उनकी पैकेजिंग की, ब्रांडिंग की, और बेच रहे। कई ऑनलाइन बेच रहे हैं, मतलब कई एफपीओ जैसे जो ऑनलाइन अपने उत्पाद को बेच रहे हैं बनाए हुए। और स्थिति तो यह है कि 1100 एफपीओ करोड़पति बन गए। 52 लाख किसान एफपीओ के शेयर होल्डर हैं आज की तारीख में, और उनका टर्नओवर 15,000 करोड़ से ज्यादा का हो गया। ये सिद्ध करता है कि ढंग से अगर एफपीओ बन जाए तो वो सफलता प्राप्त करेंगे। छोटी लैंड होल्डिंग के कारण हमको इन एफपीओज को तेजी से आगे बढ़ाने का काम करना पड़ेगा, जो सरकार कर रही है। माननीय मंत्री जी, चूंकि केंद्र की तरफ से तो आप कितना भी प्रयास करें, कितना भी आप धन आवंटन करें, वैज्ञानिकों की टीम अलग अलग किसानों के पास भेजने लगती हैं, जब तक राज्य सरकारें इसमें आपका सहयोग नहीं करेंगी, तब तक ये योजना या फिर मिशन मोड में जो आप दलहन पर फोकस करने जा रहे हैं, कोई भी कृषि की योजना, वो पूरी तरह से सफल नहीं हो सकती। आपने खुद अपने राज्य में एक बहुत ही सशक्त मॉडल दिया कृषि में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने का। राज्यों से आपकी क्या अपील होगी इन दोनों ही योजनाओं को लेकर के जो प्रधानमंत्री देश को देने जा रहे हैं? कृषि मूलतः राज्य का विषय है। योजनाओं को इंप्लीमेंट करने की जवाबदारी राज्य की है, केंद्र सरकार सहयोग करती है। और इसलिए हमने राज्य स्तर की समितियां भी बनाई इन दोनों योजनाओं के, योजना के बारे में भी अगर हम देखें, और जिला स्तर की समिति जो कलेक्टर की अध्यक्षता में होगी, वो पूरी तरह से इन योजनाओं को जमीन पे इंप्लीमेंट करेगी। हाँ, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र, केंद्र सरकार के, उनके साथ खड़े रहेंगे। कृषि वैज्ञानिक हम भेज रहे हैं, आधुनिक टेक्नोलॉजी, अच्छे बीज, अच्छी पद्धतियां, इन सब की व्यवस्था हम करेंगे। लेकिन इंप्लीमेंट राज्य को करना तो केंद्र और राज्य दोनों ही मिलकर करेंगे। राज्य की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। प्रिय किसान बहनों और भाइयों, दूरदर्शन के माध्यम से मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, ये दो महत्वपूर्ण मिशन, आत्मनिर्भरता के लिए दलहन मिशन और प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, 11 अक्टूबर को 10:30 बजे प्रधानमंत्री जी लॉन्च करेंगे। और प्रधानमंत्री से किसानों को सीधा जोड़ने के लिए हमने तय किया है कि हर राज्य में एक राज्य स्तर का कार्यक्रम होगा, जिले में जिले स्तर पर कार्यक्रम होगा, ब्लॉक में कार्यक्रम होगा, और हमारी कोशिश यह है कि पंचायत में भी किसान भाई बैठ के प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन को सुने, उस समय उनसे प्रेरणा प्राप्त करें। इसके अलावा सभी 731 कृषि विज्ञान केंद्रों पर किसान बैठकर कार्यक्रम सुन सकते हैं। आईसीआर के 113 संस्थानों में भी कार्यक्रम संपन्न होगा, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। हमारे कृषि समृद्धि केंद्र सहकारिता विभाग के, वहाँ भी कार्यक्रमों का आयोजन होगा। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में कार्यक्रमों का आयोजन होगा। मंडियाँ भी कार्यक्रम का आयोजन कर रही हैं। कहीं ना कहीं बैठकर इस कार्यक्रम को जरूर सुने। ये कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम में उद्बोधन, आपको कृषि में उत्पादन बढ़ाने के लिए, बेहतर कृषि करने के लिए नई प्रेरणा और नई ऊर्जा देगा। और इनमें से भी अगर किसी स्थान पर ना पहुंच सके तो ऑनलाइन, टीवी पर या अपने मोबाइल पर
जरूर प्रधानमंत्री जी से जुड़ें। माननीय मंत्री जी, बहुत धन्यवाद। और मैं आपको एक फीडबैक देना चाहता हूँ। पूरे देश भर से जो हम सोशल मीडिया पर आपकी तस्वीरें देखते हैं, जब आप ज़मीन पर उतरते हैं, किसानों से संवाद करते हैं, उनसे तुरंत उनका समाधान करते हैं, उनसे इनोवेशन की बातें करते हैं, चर्चा करते हैं, और लैब टू लैंड जो आपने कहा, जो आपके दिल के बहुत करीब है, बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है। आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग अपने किसानों से संवाद स्थापित करने के लिए आपसे बात करते रहेंगे, ताकि योजनाएं भी ढंग से किसानों तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस विशेष वार्ता में सिर्फ इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।